माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के प्यारे नौजवानों, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखो, हम जो पिछली वाली कक्षा थी, पिछली वाली कक्षा में डी बोर्गली जो आपका इक्वेशन थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसमें शायद हमने क्या देख लिया था, हाँ, हमने जो आपका जो कैलकुलेशन थी वो हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में जो संबंध था वो हमने देख लिया था। अब उसके बाद में थोड़ा बहुत आता है कि जो डी बोर्गली इक्वेशन है उसका महत्व क्या है। भाई जो आपकी डी बोर्गली इक्वेशन है उसका महत्व क्या होगा, तो महत्व देखने के लिए आपको देखो, इसमें टॉपिक क्या चल रहा है आपका, जेड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इस चैनल पे नया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी हैं, और जो विद्यार्थी पुराने हैं, तो वो कृपया चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आगे बढ़ाओ। लगभग बढ़िया चल रहा है, फिर भी अगर जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके तो हम आपकी लाइव क्लास की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। सहयोग तो यही है कि आपको जो भी आपके परिवार में हैं या आपके जो जानकारी में हैं उनसे कैसे भी लगभग आप सब्सक्राइब करवाए, तो जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइब होते हैं तो हम आपको लाइव क्लास की व्यवस्था करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप थोड़ा प्रयास कीजिए। इससे देखो आपको ही फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए कुछ नौजवान क्वेश्चन पूछते हैं, अब पता नहीं उनका कोई पारिवारिक कारण है या जो भी कारण है वो तो मेरे को नहीं मालूम, परंतु लेट तक क्लास देखते हैं, फिर बाद में करने का मतलब पता नहीं कमेंट करते हैं, तो क्या मैं भी फिर कमेंट नहीं देख पाता हूँ। उसका मतलब यदि आप रेगुलर अगर टाइम पर, जैसे मान लीजिए आप भी प्रेजेंट हो और मैं भी प्रेजेंट, तो उस ऐसी क्लास लेना चाहते हो तो बेटा आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो देख लो आप भी, नहीं तो फिर आपको किसी फिल्म में भर्ती कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो भी क्रियाकलाप करेंगे वहाँ पर। तो देखो अब डी बोर्गली इक्वेशन का महत्व देखते हैं। डी बोर्गली समीकरण कह सकते हैं, डी बोर्गली जो आपकी अवधारणा का महत्व है। उसके बाद में देखो हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इसमें पढ़ेंगे, हमारा वो पर्पज नहीं कि यहाँ पर कि एक ही टॉपिक क्लास बनाए, हमें तो जेड से मतलब है। यदि मैं चाहूँ तो अभी इसकी एक ही क्लास बनाता है, इससे क्या होता है कि ज़्यादा पब्लिश होता है वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य जेड का है, जितना हो सके हम लगभग 45 से 1 घंटे के बीच में क्लास रखते हैं। ठीक है, उसमें जितना कवर करते हो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो डी बोर्गली का यहाँ पे महत्व क्या होगा, तो महत्व का मतलब कि पहली बात तो कि आपने जो अवधारणा पढ़ी इसका मतलब क्या है। मतलब तो आप समझ गए थे कि डी बोर्गली जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने, इसमें हमने जो लेमडा का मान निकाला था, इसमें कि लेमडा का मान किस प्रकार निकाला था कि आपका कोई भी अगर कण है या लगभग कोई भी पदार्थ का कोई भी सूक्ष्म कण होगा वो 2 तरह से व्यवहार कर सकता है, या तो कण की तरह व्यवहार करेगा और यह कर सकता है आपका इसमें किसकी, तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये 2 बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में देखो उसने जो नील्स बोर की एक समस्या थी, नील्स बोर की समस्या का महत्व इसमें स्पष्ट हो रहा है। नील्स बोर की समस्या ये थी कि नील्स बोर साहब जी आपने बताया 2 पाई जो आपका कोणीय संवेग था mv/r/n/h/2 पाई, ये किसने बताया था, इस लल्लू यहाँ पर बोले तो आपका इसमें नील्स बोर ने बात बताई थी। अब नील्स बोर ने बात, देखो मैंने बात इतनी बार बता दी, यदि अगर हम किसी अगर अलग फील्ड वाले व्यक्ति को बताते हैं किसी चीज़ का तो वो भी इसको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोणीय संवेग क्या था, इसमें आपका NH आपका 2 पाई था। उससे से पूछा गया कि भाई साहब आप इसे बताओ कि यह आया कैसे। नील्स बोर से डी बोर्गली ने पूछा कि यह आपका कोणीय संवेग आया कैसे, तो ये जानकारी नील्स बोर साहब जी नहीं बता सके। इसी का यहाँ पर समाधान किसने किया, डी बोर्गली ने। उसने देखो किस प्रकार किया, उसने कहा कि जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ये सिर्फ परमाणु का नाभिक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार रूप से क्या कर रहा है, यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम का गति कर रहा है। ठीक है, या संवेग कर रहा है, वर्ताकार रूप से गति कर रहा है और गति करता है। तो उसने कहा कि लगभग इसमें 2 प्रकार की कलाएं बनती है, 2 प्रकार की कला, एक तो पूर्ण कला बनेगी और एक आपकी अपूर्ण। पूर्ण कला का मतलब तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं से लिख रहा हूँ, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी होगी इस प्रकार, यदि ये तो कैसी कला है, आपकी पूर्ण कला होगी। इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो आपका अंतिम पॉइंट होगा, यदि दोनों अगर मिल रहे हैं तो पूर्ण कला होगी।
और यदि मान लीजिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और यदि मान लीजिए आपका जो सेकंड पॉइंट है वो दोनों इस प्रकार नहीं मिलते हैं तो वो कहलाएगी आपकी अपूर्ण कला कहलाएगी। तो यहाँ पर इस डी बोर्गली ने इस आपका जो MVR जो कोणीय संवेग था इस NS/2π को इस प्रकार स्पष्ट किया कि जो यहाँ पर हमारे पास जो लेमडा जो तरंगदैर्घ्य की जो कला प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है बताओ? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि लालो यहाँ पर, अरे यार इसको चलो हम काट ऐसे मान लो कि यहाँ पर इसको मैंने जोड़ दिया, हमें तो पूर्ण बनाना है इसको, तो ये पूर्ण बना लिया इसको। अगर अपूर्ण होती तो किस प्रकार इकट्ठी होती है इसमें। तो जब ये पूर्ण कला प्राप्त होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मोमेंटम कर सकता है और यहाँ पर भी मोमेंटम गति कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों तरफ मोमेंटम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये परिधि है, देखो यहाँ पर एक वर्ताकार अगर में हम इसका जो सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो सेंटर पॉइंट में क्या होता है कि वर्ताकार परिधि हमें प्राप्त होती है। तो वर्ताकार परिधि यहाँ पे कहा कि जो 2πr है, 2πr बराबर होती है किसके? इसने कहा कि 2πr बराबर होती है n लेमडा। इसका मतलब समझना n लेमडा। अब n का मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी n आपका एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं इस यहाँ तक को 1 लेमडा मानता हूँ या आपके 2 लेमडा, या तो मान लीजिए कि ये दोनों किरणें आप जो आपकी किरणें से जा रही हैं आपका जो तरंगदैर्घ्य है, या तो मान लीजिए 2 लेमडा में मिलता है n का मान 2 रखने पे, या मान लीजिए 5 6 7 8, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 कितने आगे 10 आगे, 10 रखने पे ये किरणें जो आपकी तरंगे आपस में बिल्कुल यहाँ पे जो प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु है बिल्कुल स्पष्ट मिल रही हैं। इसका मतलब कैसी कला होगी? आपकी पूर्ण कला होगी। जबकि देखो इस वाले में यहाँ पे देखना आप, सर आपका प्राथमिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु है, दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, ऐसी बनेगी कुछ। तो यहाँ पे अपूर्ण कला होगी, पूर्ण कला होगी। इसका मतलब कहा कि यदि जो 2πr है वृत्तीय परिधि वो किसके बराबर होती है? n लेमडा। n लेमडा क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब होगा कि इस परिधि पर कितने लेमडा आ सकते हैं और वह कैसे होने चाहिए? आपकी पूर्ण संख्या में होने चाहिए। यदि ऐसे मान लीजिए ऐसे हो आपके 1.5 तो फिर वो काटेगी नहीं, फिर आप तो काट देगी तो काटने की समस्या हो जाएगी, मिलेगी नहीं कहने का मतलब। यदि ऐसे आपके 6 आगे 6 का मतलब यहाँ पूर्ण आएगा संख्या, कितने आएंगी? 6 का मतलब आपकी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 2πr आपका किसके बराबर होता है? n लेमडा के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सर यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारे पास लेमडा है, इस लेमडा का मान क्या होता है? जो मैंने पीछे पढ़ा था, लेमडा बराबर होता है, बताओ इसमें h अपॉन क्या होता है आपका? m भी होता है। तो यहाँ पे जाएगा 2πr और यहाँ पे ns अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? mv। यदि मान लीजिए मैं mv को इधर लेके आता हूँ, 2π को इधर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पर आएगा mvr और यहाँ पर आएगा ns अपॉन क्या आएगा? इसमें 2π आएगा। क्या आएगा बताओ? यहाँ पर ये 2π आएगा। अरे समझे कुछ? यानी जो ये किस प्रकार आई, ये किसने बताया? डी बोर्गली ने बताया कि मान लीजिए जो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपका मोमेंटम कर रहा है, गति कर रहा है, गति करने पर इसमें जो यहाँ पर है इसकी जो 2πr होगी किसके बराबर होगी? n लेमडा। इसका मतलब n का मान क्या होगा इसमें? अरे पूर्ण गुण। देखो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कुछ बैठ नहीं रहा, यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ पर सिस्टम है। यदि मान लीजिए सर हमारे पास कितना आ गया? 1 लेमडा आ गया, और कितना आ गया सर हमारे पास? 2 लेमडा आ गया, और मान लीजिए कितना आ गया सर आप हमारे पास? 3 लेमडा आ गया, और कितना आ गया सर हमारे पास? 4 लेमडा। अभी 4 लेमडा आने पर यदि ये प्रथम बिंदु अंतिम बिंदु बिल्कुल स्पष्ट मिलते हैं तो n का मान कितना आएगा? 4 आएगा। लेमडा का मान h अपॉन कितना आएगा? mv आएगा। यदि मान लीजिए इस प्रकार हो, ये इस प्रकार आएगी, यहाँ पे 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा और इस प्रकार ही काटे तो ये अपूर्ण आएगा, इसमें n का मान पूर्णांकों में नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि 2πr यहाँ पे n यानी पूर्ण गुणज होगा किसके? लेमडा के होगा। यदि जब पूर्ण गुणज होता है तो यहाँ पर ये परिधि के बराबर होगा। परिधि के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? इसका हम आपका कोणीय संवेग ns/2π के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ इसमें ला लूँ? इसका मतलब मुख्य ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर लगभग वर्ताकार रूप से गति तो कर रहा है, परंतु कोई स्पष्ट नहीं है ये गति कौन सी स्थिति में कर रहा है, या मान लीजिए
किस स्थिति में है, कहाँ पे है, जो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे जब हमारा कौन आएगा इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आएगा, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक अगर क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम कण का 0.1 किलोग्राम कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, ठीक है, सुनना ध्यान से। कितना है आपका 0.1 किलोग्राम का कण है कोई, ठीक है, और उसका वेग दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो सर हमारे पास क्या होता है बताओ, लेमडा बराबर h अपॉन क्या होता है आपका mv होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेमडा बराबर हो जाएगा 6.626 10⁻⁻। अब इतना तो अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं या किसी हीरोइन को भी याद करवाएं तो उसको भी याद हो जाएगा, क्योंकि हीरोइन को तो केवल एक्टिंग आती है, उसको थोड़ी कोई याद करने की अवस्था होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा, m का मान कितना है बताओ सर। m का मान आएगा सर हमारे पास देखो 1 किलोग्राम इंटू कितना आएगा 10⁻⁻, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब इसको हल कर लो, तो हल करने भी जो भी आपके पास आंसर आएगा, शायद इसको ये आंसर कितना आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻ कितना आएगा 34 मीटर आएगा। ये इसका लेमडा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेमडा पूछ सकता है, आपको m पूछ सकता है और आपसे v पूछ सकता है। तो आगे की बात करते हैं। ये तो किसकी बात थी, ये आपके डी बोर्गली की जो यहाँ पे समस्या जो महत्व था उसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद में आता है अगली जो हमारी अवधारणा आती है एटम से संबंधित परमाणु से, वो आती है आपकी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या आएगा इसमें, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको देखना है। तो देखो इसमें पहले क्या है कि अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब क्या होगा, यानी कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, कोई वास्तविक मान हम नहीं कह सकते। तो इस लल्लू ने कहा, लल्लू का मतलब ये कब की बात है, शायद 1927 की बात है। 1927 में हाइजेनबर्ग ने कहा कि यदि अगर हम बात करें परमाणु के अंदर, किसकी बात करते हैं, परमाणु के अंदर मान लीजिए ये हमारा कोई परमाणु है और इस परमाणु में अगर मान लीजिए आपका ये नाभिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यदि अगर मान लीजिए हम एक स्थिति में परमाणु का यहाँ पर संवेग, तो संवेग आएगा इसमें डेल्टा पी, और यहाँ पे डॉट परमाणु की स्थिति इन एक्स। यहाँ पे दोनों बराबर किसके मानने, लगभग कम से कम किसके बराबर मानते हैं, h अपॉन यहाँ पे 2 पाई के हम बराबर मान रहे हैं, या हम यहाँ पे n भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझना, वापस देखो इसमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और यहाँ पर इसका संवेग कम से कम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई के क्या होगा इसमें, या हम कहते हैं H अपॉन 2 पाई के क्या होता है, गुणज होता है, 2 पाई के गुणज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मान इसके बराबर होगा। क्या हुआ कि इन दोनों का मान आएगा वो इसके बराबर होगा। अब देखना है कैसे, कि यदि हम जानते हैं, लालो यहाँ पर परिभाषा देख लेना, इसमें परिभाषा है 1927 में हाइजेनबर्ग ने परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि परमाणु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन का संवेग, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ पर किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने ये बातें बताई थी। तो अब देखो हम जानते हैं कि जब P बराबर क्या होता है आपका mv, संवेग बराबर क्या होता है आपका mv। तो
तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पर आएगा एम और यहाँ पर वी, और यहाँ पे बराबर में क्या आएगा एन एच अपॉन क्या आएगा इसमें आपका 2 पाई आएगा। अब सर यहाँ पे यदि m इधर जाता है तो क्या बचता है मेरे पास x, और यहाँ पे आएगा डॉट, और यहाँ पे डेल्टा v, यहाँ पर आएगा एन एच अपॉन यहाँ पर आएगा 2 पाई क्या आएगा इसमें m आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में किस वेग से गतिशील, इन दोनों का गुणनफल NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, यानी यहाँ 2 पाई m के बराबर होता है। और ये किसको बता रहा है, ये यहाँ पर ध्यान रखना लालो n निश्चितता को बता रहा है। किसको बता रहा है, n निश्चितता को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की n निश्चितता को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थिति ये होगी तो उसका वेग ये होगा। ये कुछ अनिश्चित बातें, वास्तविक बात नहीं बता रही। किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता को बता रहा है। किसके बराबर होगी, यहाँ पे NH अपॉन यहाँ पे 2 पाई के बराबर होगी। अब इस बात को ध्यान से समझना है। ये तो केवल इसकी यहाँ पर बात बताई थी, परंतु इसका देखो निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है लालो कि यदि मान लीजिए ये क्या है सर आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यदि इस कक्षा में यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, यदि मान लीजिए आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बढ़ाते हो, स्थिति का मतलब स्थिति पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है तो वेग क्या होगा बताओ, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर दोनों का यहाँ पे गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। अरे बात ये है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास वस्तु है और ये वस्तु गतिशील है, तो अब गतिशील है तो या तो सर मैं कहूँ कि ऐसे बताऊँ, ये बताओ 5 सेकंड पे वस्तु कहाँ पे थी, तो या तो आप कहते हैं कि 5 सेकंड पे यहाँ पे थी, बिल्कुल आप कह रहे हैं एग्जिट पोल बता रहे हैं, बिल्कुल क्या बता रहे हैं एग्जिट पोल। इसका मतलब आप इसको एक जगह स्थिर मान रहे हैं। मैंने पूछा कि 5 सेकंड इसका वेग क्या है, तो आपको वेग क्या मानना पड़ेगा, कम से कम मानना पड़ेगा, वेग कम से कम मानना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर वेग जीरो हो जाता है लालो, वेग जीरो होगा तो पूरा ही सिस्टम जीरो होगा, तो फिर ये भी जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ जैसे वर्ताकार कक्षा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, तो इसका वेग फिर कम मानना पड़ेगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा मानता हूँ तो इसकी यहाँ पे पाए जाने की संभावना कम माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल यहाँ पे NH अपॉन 2 पाई की क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान रखना, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति पाए जाने की संभावना अधिक है तो उसका वेग कम होगा, और यदि वेग अधिक होगा तो यहाँ पे उसकी पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम होगी। इस बात का ध्यान रखना। इसी कारण ये आपकी अनिश्चित है। इसका मतलब ये होता है, यदि हम किसी नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से अगर मान जी गति कर रहा है, या नाभिक के चारों ओर अगर मान जी उसकी पाए जाने की संभावना है, तो हम दोनों को उसके इलेक्ट्रॉन के वेग को और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को साथ नहीं ज्ञात कर सकते। एक को अधिक मानना पड़ेगा तो एक को कम मानना पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि केवल हमें पता इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ये परमाणु है और ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा था जब आपको लल्लू कुछ मेरे से पढ़े हुए भी हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि ये तो हम केवल पढ़ने के लिए समझ रहे बात। यदि हम परमाणुओं को वास्तविक रूप से देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वहाँ पर हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वास्तविक रूप से नहीं लाल। ये तो केवल हम यहाँ पर पाए जाने की संभावना व्यक्त करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम किस श्रोडिंगर का जो समीकरण आएगा उस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना नाभिक के चारों ओर इस हाइजेनबर्ग के अनुसार वास्तविक रूप से ऐसे गति नहीं करता है कि एक जगह नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमने तो केवल इसकी माध्य वाली स्थिति निकाली भाई, यहाँ पर इसके पाए जाने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो आपने अगर मान लीजिए छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, कोई और भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि कक्षाएं पाई जाती हैं, इन कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये तो केवल हमने इन बातों को समझने के लिए वह इसकी कक्षा मान ली, ये कक्षा निश्चित नहीं है। ये किसने बताई थी, नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से निश्चित वर्ताकार रूप से कक्षाओं में चक्कर लगाता है, परंतु ये उसकी बात गलत थी
कि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से निश्चित नहीं होता है, कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई निश्चित कक्षा है नहीं, निश्चित कक्षा है ही नहीं लल्लू। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था कि यदि हम कोई नाभिक के अगर चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से अगर चक्कर लगा रहे हैं तो पहली बात तो हम उसकी स्थिति और वेग दोनों को साथ में निकाल सकते हैं। यदि स्थिति ज़्यादा होगी तो वेग कम होगा और वेग ज़्यादा होगा तो स्थिति क्या होगी? कम होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे NH/2π क्या होते हैं? m के यहाँ पे बराबर होते हैं। उसके बाद उसने कहा कि नाभिक के चारों ओर हम केवल उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, प्रायिकता व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविक रूप से हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अब देखो आगे एक बात इसमें, अब मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको ये अगर मान लीजिए हमारा परमाणु है और परमाणु की चारों ओर क्या है बताऊँ कि सर ये परमाणु की चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की हमें स्थिति निकालनी है। तो किस प्रकार निकालेंगे? स्थिति निकालने के लिए या तो हम क्या करते हैं, बाहर से हमारे क्या करते हैं, कोई उच्च दीप्ति प्रकाश किरण गुजारते हैं, क्या करते हैं, या तो प्रकाश किरण गुजारते हैं, और या हम क्या करते हैं इसमें, या हम विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करते हैं, विद्युतें और आपकी चुंबकीय तरंगे गुजारते हैं। यदि तरंगे गुजारने के बाद में यदि यहाँ से वो किरण आएगी वापस लौट के जाती है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की केवल संभावना है, वास्तविक नहीं कह सकते। क्योंकि आपको पता है यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो सोचिए यहाँ पर आप उसकी आप एक जगह स्थिर रहने की बात कैसे कह सकते हो? यदि कोई चंचल व्यक्ति है, कोई अगर बदमाश बालिका है, से मानिए बालक जो भी हैं, तो आप उसकी उम्मीद कर सकते हो कि ये एक लगभग अच्छा काम कर सकता है। अगर शरारती है आपकी क्लास में कोई बालक है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये क्लास में चुप रहेगा। तो बात यही है कि यदि इलेक्ट्रॉन इतना गतिशील है तो इसके एक जगह पाए जाने की संभावना सबसे कम माननी पड़ेगी फिर, और यदि आप एक जगह पाए जाने की संभावना सबसे अधिक मानते हो तो इसका मतलब होगा कि आपको वेग कम से कम मानना पड़ेगा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तो सर पूरा सिस्टम जीरो रहेगा, फिर आपका NH पूरा जीरो होगा इसमें। तो यहाँ पर जो बात यह है कि हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, इसमें कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अगर सबसे ज़्यादा होगी तो कण की वेग को कम मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वेग को कम मानना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा तो स्थिति को सबसे कम मानना पड़ेगा। दूसरी बात उसने बताई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक केवल संभावना व्यक्त करते हैं, वास्तविक रूप से इस प्रकार गति नहीं करते हैं, कभी इधर भी हो सकते हैं, कभी इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सकंड क्वांटम गति पाई जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को इसमें? एक कुछ छाप लो, इसको छापना चाहो तो फिर इस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ। तो 23 मिनट की हो चुकी है क्लास। छाप लिया सभी ने? ठीक है, इतने जो आप समझदार हैं फिर, क्योंकि बदमाशी भी आप अच्छी कर लेते हो। ठीक है, बिठा रहे इसको। फिर अब आगे थोड़ा बहुत इसमें यदि हम पढ़ें तो आता है कि सर इस हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता का सिद्धांत था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का महत्व, इसके सिद्धांत का महत्व क्या होगा? तो यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो देखो महत्व क्या होगा। महत्व का मतलब है कि लल्लू आपने कभी किसी के ऊपर तीर चलाया होगा। तीर, मैं आंखों वाली तीर की बात नहीं कर रहा, कुछ नौजवान बहुत अच्छा तीर चलाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात करता हूँ कि जो वास्तविक तीर जो धनुष में डाल के फिर चलाया जाता है, ठीक है, तो वो तीर अगर आपने चलाया नहीं, देखा तो होगा सभी ने, तीर यदि चलाया नहीं तो आपने देखा तो होगा। ये मान लीजिए आपने कभी जब घर पे आप खेलते होंगे, ठीक है, तो आपने जो गेंद होगी उसको फेंका भी होगा। यदि मैं आपसे से कहूँ कि बताऊँ इस गेंद को आपको या मार्कर को लंबी दूरी तक फेंकना है, इस मार्कर को आपको लंबी दूरी तक फेंकना है, तो आप किस प्रकार इसको फेंकेंगे बताओ। यहाँ पे कोई तरीका होगा ना आपके पास,
या मान लीजिए कि कुछ नौजवान करने का मतलब वो शिकार करते हैं, तो शिकार करते हैं तो वहाँ पर भी एक कला काम करती है, और उन्हें नहीं मालूम कि हमें केमिस्ट्री का कुछ सिद्धांत लगा रहे हैं। तो सोच लो, आपके पास मैंने कुछ समय दिया है कि आप को किसी के ऊपर तीर लगाना है। अब तीर आपको वास्तविक रूप से लगाना है, ऐसे में बात नहीं कर रहा कि जैसे आप लगाते हो कुछ नौजवान, ठीक है, सामने को जो भी हैं इतना सीरियस कर देते कि भूल जाता है वो। मैं बात कर रहा हूँ केवल आपको इस मार्कर को फेंकना है, वहाँ पे अपने लक्ष्य से फेंकना है। तो आप किस प्रकार से मार्कर को वहाँ से डाल या यहाँ से फेंकेंगे कि वो अपने निर्दिष्ट स्थान पे चला जाए। तो देखो, इसका सिस्टम ये होता है, यदि मान लीजिए आप यदि ये 45 डिग्री के कोण पे अगर इसे डालते हैं, कितने पे, 45 के कोण पे अगर डालते हैं, तो ध्यान रखना मार्कर की दूरी सबसे ज़्यादा होगी, दूर जाने की प्रायिकता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब भी यही होता है भाई, इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ये कह रहे हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कण है और ये कण मान लीजिए आपका गतिशील भी है, और हमें यदि ये मालूम है कि मान लीजिए इस कण पे कोई बल लग रहा है, क्या लग रहा है, इस कण पे कोई बल लग रहा है। यदि हमें जानकारी हो कि इस कण पे कोई बल लग रहा है और प्लस में थोड़ा बहुत हमें इलेक्ट्रॉन का जो भी आपका इसका द्रव्यमान उसकी जानकारी हो, तो हम इस सिद्धांत के आधार पे ये बता सकते हैं कि अगले कुछ मिनटों में ये कण कहाँ पे होगा, ये कण कहाँ पे होगा, इस बात की हम जानकारी बता सकते हैं। इसके आधार पे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमें इस कण पे या इस कण का द्रव्यमान हमें पता हो, इसका वेग हमें पता हो, ठीक है, और इस पे लगने वाले यदि हमें बल की जानकारी हो, तो हम बता सकते हैं कि अगले कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में ये कण कहाँ पर होगा, कौन सी स्थिति पे होगा, हम उसकी स्थिति बता सकते हैं। ये इसका महत्व होता है, ठीक है। तो लिख लो, लिखना चाहो तो आप फुर्ती से। आगे आते हैं, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। अब इक्वेशन तो ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, अगर हम आपको क्वेश्चन दे तो यहाँ पर आएगा आपका MVR और यहाँ पर आपका लैम्डा मान लो NH/2π, ठीक है। अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्वेश्चन देखो यहाँ पर सुनिए, आप 1 × 10 की घात 1 × 10 की घात -6 किलोग्राम कोई आपका कण है, ये उसका क्या है बताओ, द्रव्यमान है। 1 × 10 की घात -6 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, और ये पूछ रहा है कि यदि आपसे इसमें पूछे mv का मान, हमारे पास इक्वेशन अगर क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर आएगा जो डेल्टा x, उसके बाद में रहेगा हमारे पास यहाँ पर आएगा v, और यहाँ पे मान लो आप h/ यहाँ पे क्या आएगा, इसमें mv आएगा। ये हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, ला लो, यहाँ पर आएगा 2π, क्या आएगा इसमें 2π, और यहाँ पर हमारे पास m होना चाहिए। यदि मैंने कहा कि 1 × 10 की घात -6 का कोई आपका कण है, तो आप बताइए यहाँ पर तो कण की अनिश्चितता बताइए, कण की अनिश्चितता बताइए। तो लालो देखो, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, ये इस टोटल कण की आपको अनिश्चितता पूछ रहा है। ये अगर आपको कोई पर्सनली पूछता कि सर यदि इसका x क्या होगा, इसका v क्या होगा, ये टोटल आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें टोटल यहाँ से पूछ रहा है 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम द्रव्यमान का कोई कण है, और तो बताओ उसमें अनिश्चितता कितनी होगी, उसमें अनिश्चितता कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमको इसका मान निकालना है, डेल्टा x डॉट यहाँ पर v का मान निकालना है। अब हमें मालूम है कि सर h का मान कितना होता है बताओ, 6 यहाँ पे 26 × 10⁻⁻ कितना 34 होता है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, उसमें 2π, यार यहाँ पे शायद गलती ध्यान रखना, एक 4 आएगा शायद, वहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया, शायद वहाँ पे 4 था, 2π लिखा था 4 वहाँ पे,
लालो एक बार देख लो, छोटी सी गलती होगी शायद। गलती क्या, दिमाग से निकल गया। यहाँ पे आएगा 2 पाई की जगह वहाँ पे 4 पाई करना, वहाँ पे 4 पाई m आएगा। जो पीछे वाली थी इक्वेशन वहाँ पर भी जो बताया था मैंने भी, शायद दिमाग से निकल गया था, 2 पाई का याद रहेगा मेरे को, ठीक है। वहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 × 3 पॉइंट कितना आएगा, 14। और उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, यदि अगर मान लीजिए लाइव क्लास होती ना, तो कभी कभार क्या होता है कि हमारी दिमाग से बात निकल जाती है, वो तुरंत आपको याद रहती है। इसका ये भी फायदा है। अब यहाँ पर हम रिकॉर्डेड आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है, यदि कोई चीज़ हमारे दिमाग से अगर भूल जाते हैं तो फिर वो अगली क्लास में आपको बताते हैं। परंतु ये तो हमें क्या हो गया, अचानक याद आ गई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको भी अगर मालूम चले ना भाई, हाँ ये देखो यहाँ पर क्या था कि वहाँ पे 2 था, उसमें एच अपॉन वहाँ पे 2 पाई साइड में लिख दिया था मेरे को, ये भी कन्फर्म नहीं, देखना पड़ी वीडियो साइड। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 × 3.14। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, m का मान कितना है बताओ, 10 की घात मान कितना है बताओ, 6। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो भी मान है किसका आएगा, डेल्टा x यहाँ पे आएगा v, और यहाँ पे किसका मान आएगा बताओ। अब इसको हल कर लो, तो हल करने पे कितना आएगा, इसका 12 आएगा। और 12 का बाद कितनी बार आएगा, इसमें 12 पंजे आपकी 60, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 12 पंजे 60, फिर 2, और यहाँ पे कितना आएगा 9, लगभग ये मान आएगा। इसको हल करते हैं तो देखो यहाँ पर अब यदि घात कटेगी तो कितनी आएगी, 6। तो यहाँ पर आएगा लगभग 10 की घात कितनी आएगी, इसमें -28, कितनी आएगी, -28 आएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सर मात्रा क्या आएगा। तो देखो ये तो सर मात्रा क्या था, इसमें आपका JS था, ठीक है। और ये किस में था बताओ सर, आपका किलोग्राम में था। तो अब लगा लो हिसाब यहाँ पे, ये JS किसका है। तो यहाँ पे देखो J किसका था, कार्य की बात करते हैं तो MGS लगा लो यहाँ पे। तो MGS आएगा, तो यहाँ पर आएगा kg, और G का मतलब आएगा यहाँ पर M, और यहाँ पे आएगा इसमें S-2 आएगा। और यहाँ पे क्या था इसमें S-2 आएगा, एक ऊपर जाएगा, एक आएगा इसमें आपका S इनवर्स, और M1 ये आएगा इसमें M, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आपका, इसमें M2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये एक S, तो यहाँ पे आएगा -S1, ये आएगा इसका मात्रक। क्या आएगा बताओ, यहाँ पे M2S-1 आएगा। लालो अब कैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी भाई। सर किस प्रकार हमने जो मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक बनाते हैं, ये मैंने आपको किस प्रकार बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर यदि आप अगर मान लीजिए कोई पिंड था, उसका द्रव्यमान कितना है सर आपका, 10 की घात -6 किलोग्राम है। यदि 10 की घात -6 किलोग्राम है तो उसमें अनिश्चितता देखो बहुत कम है, 10 की घात -28। आपने लगभग 10 की घात -6 किलोग्राम का कोई भी यहाँ पर क्या लिया था, कोई भी आपने कण लिया था, उस कण की अनिश्चितता बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि सर आप जितना बड़ा कण लेंगे उसमें अनिश्चितता पाए जाने की संभावना क्या होगी, सबसे कम होगी। क्योंकि लालो देखो यहाँ पर m और इस अनिश्चितता में संबंध स्थापित करो। यदि m का मान जितना अधिक होगा अनिश्चितता उतनी कम होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है लालो बिल्कुल, यदि किसी कण का द्रव्यमान अधिक हो रहा है तो अनिश्चितता में क्या संबंध होगा, अनिश्चितता घटेगी। या ऐसे बताओ कि यहाँ पर दो आपको दे देगा इसमें कि इसका द्रव्यमान इतना है, इसका द्रव्यमान इतना है, तो बताओ किसकी अनिश्चितता अधिक होगी। या हम कह सकते हैं कि लगभग जो आपके बड़े कण पाए जाते हैं, बड़े पिंड पाए जाते हैं, उनकी ध्यान रखना लालो अनिश्चितता नगण्य मात्रा में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं जो बड़े कण होते हैं उनमें अनिश्चितता की जानकारी हम नहीं कर सकते। तो सर फिर लागू कहाँ पे होता है, ये लागू होगा देश के नौजवानों जिनका द्रव्यमान सबसे कम होगा। जिसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, 9.1 × 10⁻31। तो वहाँ पर जाके कुछ ही लागू होता है। और हमने किसकी बात की थी, अब इलेक्ट्रॉन की बात की थी। तो इसको भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, अरे और क्वेश्चन बनाए क्या, और बनाते हैं। देखो इधर यहाँ पे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन का
यहाँ पे आप लिखो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। अब सर यहाँ पे केवल हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता क्या होती है हमारी, यहाँ पे डेल्टा एक्स, उसके बाद में क्या आएगा डेल्टा वी, और यहाँ पे बराबर एन एच, यानी मैं कहूँ तो एन का मान 1 मान लेते हैं, एच अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई, और उसके बाद में क्या आएगा बताओ 4 पाई के बाद में सर यहाँ पर क्या आएगा हमारा एम आएगा। अब देखो हमें तो किसका मान चाहिए सर, यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यहाँ पे किस में आएगा जेएस में आएगा, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3.14, उसके बाद में एम का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है लालो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम होता है। तो अब देखो इस स्थिति में यहाँ पे इन दोनों का मान क्या आएगा हमारे सामने, यदि हम इनको हल करते हैं तो कितना आएगा रे, लगभग आपकी बार नाम कितने होते हैं, लगभग 120 मान लो, 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और लगभग यहाँ पे मान लो कितना आएगा पॉइंट आएगा 579, तो 579, और यहाँ पे उसके बाद में अब देखो पावर कितनी आएगी, पावर तो सर यहाँ पे कितनी है 31, सर यहाँ पे कितनी 34 है, तो 34 एक इसकी हो जाएगी, तो लगभग यहाँ पे पावर आएगी 4 के आसपास, कितनी आएगी लगभग 10⁻⁻4 के आसपास आएगी। और किस में आएगा वही आपके मीटर हैं, और किस में आएगा यहाँ पर आपके 2, और यहाँ पे एस में आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, इसमें जब पहले वाली स्थिति में हमने क्या निकाला था, जब हमने कण का द्रव्यमान सर कितना माना 10⁻⁻6 माना था, और यहाँ पे जब कण का द्रव्यमान 10⁻6 माना तो हमारे पास कितना आया था बताओ 10⁻28 आया था उसकी अनिश्चितता। और यदि हमने क्या किया कि कण का द्रव्यमान 10⁻⁻ कितना 31 मान रहे हैं, तो कितनी आती है अनिश्चितता बताओ 10⁻⁴। तो ऐसे बताओ रहा आप कि इसमें ज़्यादा होगा या अनिश्चितता ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, सर ये वाली अनिश्चितता क्या है ज़्यादा है, जबकि ये वाली क्या सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जितना द्रव्यमान कम लेंगे, क्योंकि कम द्रव्यमान है और ये द्रव्यमान तो क्या है सर कम है, ये आपका अधिक होगा, ये आपकी कम है तो ये क्या होगी इसमें अधिक होगी। तो यहाँ पे जितना कम द्रव्यमान लेंगे उतनी ही अनिश्चितता क्या होगी अधिक होगी। आया कुछ समझ में, बस जितना हम कम द्रव्यमान लेंगे उतनी ही अनिश्चितता अधिक होगी। तो यही कारण होता है कि लालो हम जो बड़े पिंड पाए जाते हैं, बड़े कण होते हैं, उनकी हम यहाँ पर अनिश्चितता नहीं निकाल सकते। आपको ही पता है यदि मान लीजिए किसी इतनी इस मार्कर को भी आप अगर फेंकते हैं यहाँ से, तो आप इसकी भी अनिश्चितता नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर इसका द्रव्यमान तो ग्राम में आ रहा है, परंतु यहाँ पे देखो ये तो बहुत माइनस में जा रहा है यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि यदि अगर मान लीजिए पहली बात तो अनिश्चितता की बात करते हैं कि लगभग आपका जो x और यहाँ पर जो v कहलाएगा, दोनों का गुणनफल क्या होता है NH/2πm के क्या होता है इसमें 4πm के क्या होता है इसमें बराबर होता है। यदि सर ये बढ़ेगी तो इसमें ये घटेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बराबर होते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है कि डेल x क्या आएगा इसमें डेल x, अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि सर ये डेल v है और हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आ गया, इसको मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। और ये राउंडिंग जानते हैं इसमें, तो यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे कितना 10⁻⁴ और यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। यानी हमारे पास सर यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता कितनी कहलाएगी x माइनस आपका कितना आएगा v आएगा। अब देखो इधर, यदि मैं इसे कहता हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति पाए जाने की संभावना कितनी मानते हैं, पाए जाने की संभावना 10⁻⁸ मीटर मान लो, कितनी मानते हैं मीटर मानते हैं। तो आप बताओ इस डेल v का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को यहाँ पे भगा दो, तो यहाँ पर आएगा डेल v बराबर 1 × 10⁻⁴ और नीचे कितना आएगा ला लो, यहाँ पे आएगा 10⁻⁸ आएगा, ठीक है। तो हल करने पे कितना आएगा, तो इसमें 10 की घात कितना आएगा 4, और आपका किस में रहेगा, यदि मीटर है तो किस में रहेगा इसमें, मीटर आपका प्रति सेकंड में आएगा, क्या ये आएगा इसका वेग। समझ गए बात को। इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना 10⁻⁴। अब सोचिए
लगभग अगर मान के चलते हो आप, यदि इसकी स्थिति कितनी मान रहे हो, 10 की घात -8 मान रहे हो, तो वेग कितना हो जाएगा 1 2 3 और आपका 4, या आपका मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब है सर 1 सेकंड में कितना जाएगा लगभग, अरे कितना जाएगा 10,000 मीटर जाएगा। कितना जाएगा 10,000 मीटर जाएगा, सोचो लालो। इस बात का ध्यान रखना है। कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है घुमा के, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है भाई। सर इसके अलावा आपको ऐसे भी दे सकते हैं, v का मान आपको दे देगा, x का मान आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं आपको लास्ट, ठीक है। जितनी क्वेश्चन देंगे उतनी आप ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन को लिख लिया करो साथ साथ में। देखो इधर, यदि हम बात करें एक कण है, एक कण जिसका वेग 0.1 एंगस्ट्रॉन है, 1 एंगस्ट्रॉन है, तथा इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। इसका वेग ये है, ये इतना है। तो स्थिति बताइए, स्थिति में अनिश्चितता, या मैं कह सकता हूं यहां पर अनिश्चितता बताइए इसमें। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक कण है, यहाँ पे कण नहीं आ रहा है, इसमें एक कण है और कण जिसका वेग दे रखा है आपको, कितना वेग दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन है, तथा इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 9.1 × 10⁻⁻, यहाँ पे कर लो आप 31 कर लो, कितना कर लो इसमें 31 किलोग्राम है। तो यहाँ पे इसकी अनिश्चितता बताइए। अब अनिश्चितता का मतलब किससे पूछ रहा है, स्थिति में अनिश्चितता पूछा आपसे। तो सोच लो, आपको मैं लगभग 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है, और निकालो फुर्ती से। टाइम कितना हो गया, टाइम 43 के आसपास हो गया, ठीक है। निकालो फुर्ती ला लो, ठीक है। देखना मना, आपको देखना मना है। फिर निकालो फुर्ती निकालो, क्या देख रहे हो। क्वेश्चन दे दिया मैंने, सुन लो, ठीक है, बोलूँगा नहीं बीच में, जो भी आप निकालो फुर्ती से। अरे शायद हो गए 40 सेकंड तो। अरे वो बस ले रहे हैं, क्या करें आप। हाँ, तो नौजवानों निकालिए होगा आपने, ठीक है। और कुछ नौजवानों से मेरा निवेदन है, फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। यदि आप जो आपका BPC ग्रुप है, यदि उसमें अगर जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपके पास कभी क्लास आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि BPC ग्रुप में सबसे पहली क्लास आएगी, टाइम पे क्लास आती है, लगभग 6:30 क्लास उसमें आ जाती है, ठीक है। और कभी कभार जैसे मान लीजिए जो आपको टेस्ट होता है, टेस्ट का पेपर चलता है, वो उसमें आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, आप BPC ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं।
चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि कण जिसका वेग दे रखा है और इसका द्रव्यमान दे रखा है और हमें निकालनी है इस स्थिति में अनिश्चितता। तो पहले फॉर्मूला क्या था बताओ सर, हमारे पास डेल एक्स यहाँ पे आएगा डेल्टा वी और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसमें यहाँ पर आएगा एच अपॉन क्या आएगा इसमें 4 पाई एम, ये था सिस्टम। अब सर हमारे पास किस किस का मान दे रखा है सर, हमें तो ये अनिश्चितता निकालती इस स्थिति में अनिश्चितता एन निकालनी है, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स, उसके बाद में एच अपॉन यहाँ पे आएगा 4 पाई एम और यहाँ पे किसका मान आएगा बताओ, डेल्टा वी का मान आएगा। अब देखो यहाँ पे एच का मान आपको मालूम है कितना होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ रे, कितना आएगा रे लालो, यहाँ पे 10 की घात -34 आएगा। उसके बाद में सर पाई का मान आपको मालूम है, एम का मान आपको दे रखा कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और यहाँ पे v का मान कितना दे रखा है, v का मान देखो यहाँ पर v कितना है सर, अब यहाँ पर सर ये एंगस्ट्रॉन में है भाई, 0 पॉइंट यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में है, तो इसको किससे बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एम केस पद्धति सीजीएस पद्धति, तो यहाँ पे कौन चल रही बताओ, एम केस है शायद, तो एम केस है तो यहाँ पे किस में आएगा, मीटर में आएगा लालो यहाँ पर। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, आपका 10⁻10 से गुणा कर दो, कितना आएगा इसमें 1 × 10⁻10 आएगा मीटर। अब आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 6.626 और यहाँ पर चलो 6 मान लो, और उसके बाद में 10⁻34, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे यहाँ पर आएगा सर, यहाँ पे 4 × 3.14 और यहाँ पे 9.1 × 10⁻, कितना आएगा रे 31 और यहाँ पे 10 की घात माइनस कितना आएगा 10। इसको हल करना है, ठीक है आपको भी। तो हल करेंगे, देखो यहाँ पर इसका मान आएगा लगभग 3 और यहाँ पे इसको वही पहले वाला आएगा से मान, ठीक है, लगभग कितना 5.29 और उसके बाद में यहाँ पर लगभग इसको हल करते हैं 7, 9 और इसकी घात देखो कितनी हो जाएगी 34 और यहाँ पे 8, तो इसमें आएगी लगभग माइनस का कितना आएगा इसमें 6 आएगा, ला लो कितना आएगा माइनस का 6 आंसर आएगा इसका। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें अनिश्चितता कितनी होगी स्थिति में 5.29 और 10⁻⁻ कितनी होगी इसमें 6 होगी। अब आपको मात्रा का आप निकाल सकते हो, मात्रा क्या आएगा सर, मीटर से मीटर कट जाएगा इसमें और किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इसमें मीटर प्रति सेकंड आएगा, कितना आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा, ला लो। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपकी तैयारी इस प्रकार की तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ला लो, फिर आपको आराम करने की आवश्यकता है। तो आप आराम कीजिए और मज़े कीजिए, जो काम आप कर रहे हैं वो काम रेगुलर कीजिए। तो हम इसको मिटा रहे हैं। और कभी थोड़ा बहुत कर भी लिया करो, ठीक है, मौका मिलते ही। तो आगे की जो क्लास होगी उस आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी जो हाइजेनबर्ग की तो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा श्रोडिंगर समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है।